हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो भाई आइए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली ये है आपका जीओसी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बेसिकली जीओसी। इसे हम बोलते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, अगर आपको ये टॉपिक और स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं आता है अच्छे से तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कोई चैप्टर आपको मिलेगा नहीं जहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री या जीओसी का यूज ना हो। आप एमएससी नेट लेवल तक की चीजें, हाय रमेश वेलकम, रुचिता गुड इवनिंग, किरण गुड इवनिंग। तो भाई ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड जीओसी। दीपक कुमार गुड इवनिंग, जगराता गुड इवनिंग, समीक्षा गुड इवनिंग, वेलकम सभी को, अभिनय। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसा है, इसका देखो अगर मैं बात करूं ना जीओसी प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री तो 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 7 से 8 आईआईटी जैम में या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देखोगे, और ये बेसिकली आपका 12 टू 13 मार्क्स या 15 मार्क्स के तक के बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि काफी स्कोरिंग टॉपिक भी है, काफी बेसिक टॉपिक भी है। सॉरी, अच्छा आज मेरी इमेज सही से नहीं दिखी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई फिर। ठीक है ना, अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। मेरी इमेज ऐसे आ रही थी है ना, डरावना सा लग रहा था, मैं भूत लग रहा था बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने ठीक कर दिया, इसका अब सही दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए भाई, तो चलिए, तो भाई ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको डिस्कस करेंगे पहले तो। ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने एक बार मैं बता देता हूँ भाई, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जीओसी में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बेसिक सी बातें देखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इनमें भी बेसिकली हमें 4 पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला जो होता है आपका वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, आज स्मार्ट लग रहे हो सर, ओके थैंक यू। अभी क्या होगा भाई बैकग्राउंड में इंडक्टिव होता है भाई एक आपका जो बेसिकली इंडक्टिव, एक आपका जो है हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एक आपका यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट होता है भाई, मेजोमेरिक या फिर इसी का दूसरा नाम होता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। एक जो आपका टॉपिक होता है बेसिकली वो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपका लुक कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है सर, वो सर टोटोमर वाला चेक किया, मेरा आंसर चेक किया था, उसमें मुझे एक में डाउट है। अभी मैं बिजी था तो फ्री नहीं हुआ, तो इसलिए मैं लिख नहीं पाया उसको। ठीक है, मैंने वो चेक किया था तो उसमें एक जो आपने बनाया वो लगा नहीं, पता नहीं कैसे आपने वो बनाया है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ना यार, इसमें एक बार थोड़ी सी दिक्कत आई है, मैं ठीक कर लेता हूँ इसको पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्लास को अच्छे से कंटिन्यू कर लेंगे। अब आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो 4 तो हमें डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ने हैं। अब एक एक इफेक्ट हमें क्या बताता है यहाँ पे देखो, उसके अलावा जो आपको पढ़ने को मिलेगा, चलो ये तो बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, और इससे पहले हमको रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में भी पढ़ना है, तो काफी डिटेल में ये टॉपिक। हेलो अंकित, हेलो नामिका। ठीक है, चलिए उसके बाद जो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है बेसिकली वो है आपका एरोमेटिसिटी। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आता हो। अभी गेट का ही एग्जाम हुआ था, गेट 2020 का, तो वहां पे भी एरोमेटिक का क्वेश्चन आया था।
जैम 2020 में एरोमेटिसिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो बेसिकली एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, या इनको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, वो है आपका एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। वो क्या है भाई? आपका एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एक और टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ये रहा भाई। और उसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल टॉपिक है, तो बेसिकली इसको मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी, देखो भाई, ये बेसिकली जीओसी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिकली होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पे बेसिकली कार्बन की बात की जाती है भाई। किसकी बात की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की बात करते हैं। अब हमें पता है कि जो कार्बन होता है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लिखोगे 1s2 2s2 एंड 2p2 होती है, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको केमिकल बॉन्डिंग में ये बात पढ़ाई जाती है, सर SIP, सर SIP, SIR सभी आ जाएगा, सब आ जाएगा, भी नहीं उसी के अंदर आ जाएगा सब, तो टेंशन मत लो, मैं सब पढ़ाऊंगा डिटेल में, सब डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, तो रुको एक बार। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कार्बन होता है बेसिकली वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन। अब देखो, जो कोई भी जो कंपाउंड होता है या कोई भी बॉन्ड जो होता है वो ना तो परमानेंटली आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है, ना तो वो 100% आयनिक होता है ना। कोवलेंट में भी आयनिक नेचर आता है और आयनिक में भी कोवलेंट नेचर आता है ना। कोवलेंट बॉन्ड में जो आयनिक नेचर है वो हमें 2 फैक्टर बताते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताता है, और दूसरा जो बेसिकली है आपका वो बताता है डाइपोल मोमेंट। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो हमें किसी कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक करैक्टर के बारे में बताते हैं कि इस बॉन्ड में कितना आयनिक करैक्टर है और कैसे आप निकाल सकते हैं। ज्यादा डिटेल में ये दोनों टॉपिक में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है? आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है भाई, ठीक है। कार्बन, अब कार्बन है ना टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है? कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है भाई। बेसिकली कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सर आज आपकी ग्रुप 3 की वीडियो देखिए, बहुत मजा आया, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, थैंक्स। ओके अंकित, वेरी गुड। तो भाई ग्रुप 3 काफी अच्छी बनाई हुई है मैंने, और वो तो बस थोड़ा सा पार्ट बनाया हुआ आगे। हाँ, आपको जितना स्टीरियो में चीज मैं समझा नहीं पाया था वो आपको ग्रुप 3 से क्लियर हो गई होगी। हाँ, अब मेरे हिसाब से अगर आप स्टीरियो देख लेते हो और ग्रुप 3 की वो वीडियो देख लेते हो तो स्टीरियो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। इमेजिनेशन करना आपको आ गया होगा कि कैसे इमेजिन करते हैं इन चीजों को, ठीक है। चलिए भाई, तो ये टेट्रावेलेंट की बात की कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो भाई पहले इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर कार्बन 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन क्या करेगा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ये किसी न किसी के साथ शेयर करेगा, तो 4 शेयर करेगा तो यहाँ पे कितने आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। देखो भाई, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है ना, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एक आपका सिंगल बॉन्ड किससे बनता है भाई? सिंगल बॉन्ड जो है आपका बेसिकली वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। किससे? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है ये डिटेल में बात करेंगे बाद में। इसके अंदर यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड होता है भाई, सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। काफी बार ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो नॉलेज होनी चाहिए। जो आपका डबल बॉन्ड होता है, कार्बन हो या कोई भी डबल बॉन्ड हो, उस डबल बॉन्ड के अंदर एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपका पाई बॉन्ड होता है भाई। पाई बॉन्ड जो है बेसिकली वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। उसको क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है बेसिकली उसके अंदर आपका एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है और 2 आपका पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब देखो भाई, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2 आ जाता है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर 3 आ जाता है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर कहीं पे 4 आ जाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp होने का मतलब होता है कि लीनियर होती है। क्या होती है भाई? आपकी लीनियर होती है। sp2 होने का मतलब होता है कि आपका ट्राइंगुलर प्लेनर होती है। ट्राइंगुलर प्लेनर बोलते हैं इसे, है ना, ये एक प्लेनर ज्योमेट्री होती है।
और अगर sp3 आता तो ये बेसिकली बनता है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल जो है नॉन प्लेनर होती है। देखो लीनियर भी प्लेनर, लीनियर का मतलब ये हाथ रहा, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर भी प्लेन में होती है, लेकिन जो आपकी बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेट्राहेड्रल, मैं आपको काफी अच्छे से दिखाई चुका हूँ, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, है ना, काफी बेहतरीन तरीके से चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बेसिकली जो आपकी टेट्राहेड्रल होती है वो आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, तो वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है वो आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कौन सी? वही अगर ये, तो अगर मैं बात करूं कार्बन अगर 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर कार्बन 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन वहां पे क्या रही होगी? sp3 रही होगी। उसकी जो ज्योमेट्री वो कैसे रही होगी? टेट्राहेड्रल रही होगी। क्या रही होगी? टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल रही होगी तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि दो को तो प्लेन में दिखाया जाता है, एक को कुछ ऐसे बिलो द प्लेन दिखाया जाता है और एक को कुछ अबव द प्लेन दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमने ये दो, तो इनको मान लिया, मैंने आपको स्टीरियो ग्रुप 3 में काफी अच्छे से इमेजिनेशन करना सिखा दिया है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा इस पॉइंट का। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। इसलिए ही इसे दिखाते हैं क्योंकि ये आपका नॉन प्लेनर होता है भाई, ये आपकी जो है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इनका यूज आएगा भाई आगे कहीं ना कहीं, फिर आप कंफ्यूज हो गए बार बार, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा इसको बता देता हूँ एक बार अच्छे से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपको कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड नजर आए, ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके पास भी एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि डबल के अंदर एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, एक डबल बॉन्ड बना लिया और एक ये, इसका मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी? sp2 रही होगी। और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कैसी रही होगी? sp2 रही होगी। इसका मतलब ये क्या है? बेसिकली आपकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है भाई, प्लेनर बोला जाता है कि ये प्लेन में होता है पूरा, ठीक है। तो पीओएस सीओएस देखना मैंने काफी अच्छे से सिखाया ही था आपको। अगर आपका बेसिकली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे जो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा यहाँ से, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। इसी प्रकार इस कार्बन की भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हुई, थोड़ा सा मैंने बताया अब आपको। अब सबसे पहले चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, है ना, हमें पढ़ना है बेसिकली। सबसे पहले देखो क्या होता है भाई आपका, अब है ना बहुत सारी रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूं कि मान लीजिए कि ये C डबल बॉन्ड OCH3 है, ठीक है, और एक आपका मान लेता हूं कि C डबल बॉन्ड OH है। तो ये दो कंपाउंड है भाई, मान लो। अब मुझे यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। न्यूक्लियोफाइल किसी भी उस स्पीसीज को बोला जाता है जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जो न्यूक्लियस को प्यार करती है। न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो, न्यूक्लियस, फाइल मींस प्यार करना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बेसिकली हम इसे बोलते हैं। अब बात ये आती है भाई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, एक ये है और एक ये बी है, किसमें फास्ट अटैक होगा? बेसिकली इनोलेट केमिस्ट्री है सर, स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ रैबिट ईयर इफेक्ट एंड होकिस्टिक होता है क्या? कन्फर्मेशनल में बता देना थोड़ा। रैबिट ईयर इफेक्ट भाई देखना पड़ेगा मुझे एक बार इसका आशुतोष, अगर ऐसा कुछ है तो मैं बता दूंगा आपको, देखना पड़ेगा, ठीक है, बता दूंगा। तो अब सुनो भाई यहाँ पे, अब देखो क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का मतलब क्या होता है कि देखो भाई, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि कार्बन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनाया, किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या बनाया है? कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, यानी कि जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उस डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होता है उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखेगा और यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है ना। एल्डिहाइड में फर्स्ट होगा प्लस इन कार्बन, ओके, देखते हैं भाई। तो ये देखो भाई यहाँ पे ये, तो ये वाला जब आप बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव आया तो ये वाला सेंटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई? एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसको स्टेबल करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज चाहिए, इसको नेगेटिव चार्ज स्पीशीज चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। अब ये वाला डेल नेगेटिव है और यहाँ पे डेल पॉजिटिव बनेगा। अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे अटैक करेगा। अब बात ये होती है कि इनकी रिएक्टिविटी ए में फास्ट होगा सर, बिल्कुल सही बात है, ए में आपका फास्ट होगा भाई। इसका रीजन क्या है कि ए में फास्ट क्यों हुआ है? ए में फास्ट होने का मतलब क्या है? देखो भाई, एक चीज मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्योंकि बार बार आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे वर्ड परेशान करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है आपका द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली आपका किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये आपका कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड आपका, अच्छा देखते हैं भाई रमेश क्या है, कोवलेंट बॉन्ड आपका शेयरिंग से बनता है। अगर वो शेयरिंग से बनेगा, अगर कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा तो अब क्या होगा कि एक कंपाउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जितने अच्छे से खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को बेसिकली उस टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कुछ कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको लिखवा देता हूं, याद रखना उस चीज को, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी कि देखो यहाँ पे फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे आता है ऑक्सीजन, यहाँ पे आता है नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका आता है सल्फर, यहाँ पे आता है आपका फास्फोरस, और ये यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, यहाँ पे आता है कार्बन। तो देखो भाई, जो फ्लोरीन है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 4 होती है। इसको हाफ माइनस करते जाओ 3.5, इसको हाफ माइनस करोगे 3 आ जाएगा, इसको हाफ माइनस करोगे तो आपका 2.5 आ जाएगा, ठीक है। सर फर्स्ट में कैसे होगा? एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर्ड टू कीटोन। भाई रुक जाओ यार, एक बार मुझे बता लेने दो, मैं बता दूंगा आंसर बाद में। अभी मैंने आंसर कहाँ कहा? मैंने तो रमेश का कहा कि ए फास्ट होगा। अभी देखते हैं उस चीज को कि कहाँ फास्ट होगा, देखते हैं, इंतजार करो थोड़ा सा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की वो 2.1 होती है। ये सारी पोलिंग स्केल से मेजर की गई भाई। इसकी जो देखी जाती है, जो नाइट्रोजन और क्लोरीन उसकी सेम होती है भाई, इसकी 3 के करीब होती है, इसकी आपका 2.7 होती है, 2.7, और इसकी जो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.5 होती है, 2.5। नाइट्रो सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है, और फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.1 होती है, यानी कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इनको याद रखने की ट्रिक भी भाई आपको अगर याद रखो, फन की स्पेलिंग वैसे तो FUN होती है, लेकिन आपको ये याद रखनी है। इसको याद रखने की ट्रिक है भाई, फन नकल है ना, फन नकल बियर इश्क पहलवान, ठीक है। फन नकल बियर इश्क पहलवान कि सबसे पहले आपने क्या किया? फन किया तो पेपर में नकल मारी, ठीक है। फन किया तो पेपर में नकल मारी, और नकल मारने के बाद एंजॉय किया कि नकल लग गई, अच्छा एग्जाम हो गया तो बियर पी ली, ठीक है। बियर पीने के बाद इश्क का नशा चढ़ गया, है ना, इश्क करना चाहा, और इश्क करते करते आप किसको टकरा के जाके? पहलवान को। तो उस पहलवान ने सारा फन उतार दिया, सारी बियर उतार दी, सब कुछ उतार दिया, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, न यहाँ पे भी आ रहा है न यहाँ पे भी आ रहा है। सी कल का मतलब होता है Cl, कल का मतलब क्या होता है? Cl, और इन दोनों की सेम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बियर का मतलब बेसिकली ब्रोमीन है ना। ये तीनों इकट्ठे इसलिए लिखे भाई, आयोडीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद कार्बन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है भाई, इन तीनों की। और पहलवान का मतलब देखो, पहलवान यानी कि P = H। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहा होता है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहा होता है, ठीक है। एक ये बात समझो भाई। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक मान लो आपके पास कटायन हो, यानी कि A पॉजिटिव हो, बेसिकली कोई ऐसा स्पीशीज कटायन हो। एक आपका जो है बेसिकली वहां सर क्या ट्रिक है ना, एक ये हो सकता है बेसिकली कि क्या आपके पास न्यूट्रल हो, न्यूट्रल जैसे कि A हो, और एक आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास अनायन हो, अनायन। इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की भूख, इलेक्ट्रॉन को बहुत लेने की चाहत, कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन आ जाए कैसे भी करके, मैं तो इलेक्ट्रॉन को लेके ही मानूंगा। जैसे कि आप सभी बच्चों को IIT में जाने की भूख है ना। अब जिस स्टूडेंट को जितनी IIT में जाने की भूख रही होगी ना, उसका सिलेक्शन होने का चांस उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो उतने ज्यादा एफर्ट्स भी लगाएगा।
ठीक है। तो कटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फिर आपका न्यूट्रल और अनायन के पास तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो उसको जरूरत क्या है। तो ये वाला भी एक काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, यहाँ पे ये वाला भी बताना जरूरी था क्योंकि इसका भी यूज होगा। और एक और पॉइंट बस आपको बता देता हूँ क्योंकि उसका भी यूज यहाँ पे बेसिकली होता है, तो उसका जो यूज आपको देखने को मिलेगा वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर। जैसे आपके पास एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है भाई, है ना, ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है भाई, है ना। पहले आपको एक ऑर्बिट वर्ड यूज किया गया था कि न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको ऑर्बिट बोलते थे। लेकिन जब आपकी जो बेसिकली आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसने एक्सप्लेन किया ऑर्बिटल टर्म को, ऑर्बिटल्स होते हैं डिफरेंट जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की तो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है भाई। जैसे आपकी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो ये बात आप नोट रखना कि मोर द, यानी कि मैं बेसिकली यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि इनका यूज होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, है ना। कोई भी बच्चा अगर मेरी क्लास देखेगा तो उसको काफी बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी। अब देखो भाई, एक आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर की बात करोगे तो कितना 50% है, यहाँ पे s कैरेक्टर की बात करोगे तो कितना भाई आपका, है ना, कि टोटल आपका कितना है यहाँ पे 33.3% है। अगर यहाँ पे बात करोगे तो कितना 25% है। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर डिग्री, यानी कि अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाए तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है भाई, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब देखो भाई, इस पॉइंट को मैंने इतना क्यों बताया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कुछ रीजन रहा होगा। अब देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्शियल होता है भाई, परमानेंट नहीं होता है। पार्शियल और परमानेंट का मतलब क्या होता है भाई, पार्शियल का मतलब है कि उसने ना, जैसे कि पार्शियल और परमानेंट का मतलब आप समझ सकते हो। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, यहीं पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं भाई। मान लीजिए ये मैं हूं भाई, ये मैं हूं और ये कोई और टीचर भाई, मैं मान लेता हूँ संदीप। हमने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, है ना, हम एक कोचिंग खोल लेते हैं, शेयरिंग करके एक कोचिंग खोल लेते हैं, ठीक है। अब भाई कोचिंग खोला तो मैंने भी मान लो यहाँ पे कुछ पैसे डाले हैं, मान लो 1 लाख रुपए मैंने डाले और 1 लाख रुपए किसने डाले भाई, है ना, संदीप सर ने डाले। तो दोनों ने शेयरिंग करके, तो यहाँ पे बीच में कितने 2 लाख रुपीज होगी, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, संदीप सर थे थोड़े से गरीब अमीर घर से थे, काफी अच्छे घर से थे। तो उन्होंने मेरे ऊपर, मैं गरीब सा शरीफ सा इंसान, ठीक है, तो उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई देखो, जो इनकम आएगी ना, जो पैसा ना, ये पैसे हैं या जो इनकम आ रही वो ना मैं मेरे पास रखूंगा। बस उसने ये कहा कि मेरे पास रखूंगा, मतलब भाई जैसे हम 1 मंथ के बाद हम हिसाब करेंगे तो इतने वो पैसे मैं मेरे पास रखूंगा। इसका मतलब है कि इतने पैसे रखे तो इसको डेल नेगेटिव, यानी कि वो जो नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ हो गया, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। सर कहां पर पार्शियल और कहां पे परमानेंट आएगा बता रहा हूं भाई। इलेक्ट्रो देखो, परमानेंट जैसे ये NaCl है भाई, जो NaCl है ना, जब NaCl को ब्रेक किया जाता है तो यहाँ Na के ऊपर ये परमानेंट होता है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं, बेसिकली आयोनिक बॉन्ड में आपका परमानेंट चार्ज आता है। कोवलेंट बॉन्ड में आपका क्या है, पार्शियल ही चार्ज आएगा, कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल चार्ज आता है। तो ये बात समझ में आई, यानी कि इन्होंने अपने पास रखे हैं, ये कोई आपका 100% ये नहीं होता भाई, ये बात समझ में आई होगी आपको। अब मैं बात करता हूँ वापिस से इसकी। अब देखो यहाँ पे भी डेल नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल नेगेटिव। अब देखो भाई, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या ये ज्यादा, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है ना, इसके हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है और इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, यस, इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो जाएगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इसके पड़ोसी से छीन ली क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई थी। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो गई, यस दूर हो गई। तो दूर हो गई तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को तो चाहिए था भाई बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, तो वो अटैक करता। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो गई है, लेकिन इस सेम केस यहाँ पे देखो, क्या ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या,
हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, वैसे ही इसी की तरफ पड़े हुए, तो यहाँ पे कोई डोनेट करने वाला नहीं है। ऐसे जो स्पीसीज होते हैं इनको थोड़ी सी देर में, मैंने एक नाम दूंगा इन्हें प्लस आई इफेक्ट बोला जाता है बेसिकली, थोड़ी सी देर में, तो यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे अटैक फास्ट होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि रिएक्टिविटी की अगर बात करोगे, है ना, रिएक्टिविटी की अगर बात करोगे तो जो आपका एल्डिहाइड होता है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है भाई, आपका एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। रीजन समझ में आया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा अच्छा एक बेस है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा अच्छा एक बेस है। और भी और कहाँ पे यूज करेंगे भाई इन चीजों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और कहाँ पे यूज किया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन में यूज करूंगा मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे बेसिक पॉइंट है, सबसे बेसिक इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि किसी भी चीज को जब एक्सप्लेन करोगे ना, अगर आपको कोई कंसेप्ट लगता हुआ नहीं दिखे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद कर लेना, मेरी बात नोट कर लो। कोई भी क्वेश्चन में अगर फंस जाओ, लगे कि ना इंडक्टिव लग रहा, ना रेजोनेंस लग रहा, ना मेसोमेरिक लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगेगा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा बेसिक जरूर क्लियर किया, आपको क्लियर हुआ होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाई बॉन्ड फ्यूजन की। किसकी बात करते हैं? बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं। अब बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड में, क्या होते हैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं और केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो क्या क्या चीजें होती है भाई उसको देखना है। तो भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन की, किसकी बात करूं यहाँ पे, बॉन्ड फ्यूजन की, तो बॉन्ड फ्यूजन दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आपका होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होती है, और एक जो बेसिकली आपका है हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होती है। ठीक है, एक आपका हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होती है। होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन वहां पे देखने को मिलती है जो दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड बना होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो है ना, जहां पे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो के इक्वल है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। और हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन हमें वहां पे देखने को मिलती है जहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो आइए भाई हम होमोलिसिस या होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है बेसिकली होमोलिसिस होता है। क्या होता है? सबसे पहले आपका होमोलिसिस। इस होमोलिसिस का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि मैंने ये वाला कंपाउंड दिया, ठीक है, ये कार्बन है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर मैं इसको हीट या लाइट दूं या कोई भी यहाँ पे एनर्जी दे, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा। होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन को कुछ इस एरो से, एक एरो से डिनोट किया जाता है भाई। ठीक है, इस एक एरो से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कुछ ऐसा स्पीसीज बनता है भाई। इस स्पीसीज को जो नाम दिया जाता है आपका, इस स्पीसीज को हम नाम देते हैं, वो क्या देते हैं भाई? क्या इंटरमीडिएट। देखो ये इंटरमीडिएट होता है, ये बेसिकली क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स बोलते हैं भाई। तो हमारे पास बहुत टाइप के इंटरमीडिएट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो बेसिकली कार्बोटाइड, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, ठीक है, अराइन, अराइन बेसिकली बेंजाइन को ही बोला जाता है। तो बहुत टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करना भी है। तो इसको बेसिकली क्या नाम दिया जाता है भाई? इस टाइप के कंपाउंड को फ्री रेडिकल नाम दिया जाता है भाई। क्या नाम दिया जाता है? इस टाइप के कंपाउंड को फ्री रेडिकल नाम दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बोले जाते हैं। क्या होता है ये इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट कोई भी वो कंपाउंड होता है जो किसी रिएक्शन के दौरान बनता है, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बनता है, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले खत्म हो जाता है। इनका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो काफी माइक्रो सेकेंड के अंदर होता है भाई। ठीक है, ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब ये आपको कहाँ पे होमोलिसिस देखने को मिलेगा? तो होमोलिसिस का मैंने आपको एक रीजन बताया है कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो के इक्वल होगा। इस कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.5 है, इसकी भी आपका 2.5 है। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये देखो, ना ये ज्यादा अमीर ना ये ज्यादा अमीर, दोनों ने जो शेयरिंग की थी अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके घर पे गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके इक्वल होता है? जीरो। दूसरी बात यहाँ पे भाई सोलवेंट का बड़ा रोल होता है। ठीक है, कोई भी जो रिएक्शन होती है ना आपकी, कोई भी जो रिएक्शन होती है वहां पे एक सोलवेंट जरूर मिलता है आपको। तो भाई यहाँ पे होमोलिसिस आपको जनरली नॉन पोलर
यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है भाई? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर देखने को मिलता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनकी डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। जिनकी डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल होती है। जैसे कि अब CS2 हो गया भाई आपका, CS2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। एक आपका बेंजीन है, बेंजीन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है, यानी कि जिनके डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल होती है वो आपका। अब देखो मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे ये नॉन सॉल्वेंट, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसको फेवर करता है, उसका रीजन है जो पोलर सॉल्वेंट होता है ना भाई वो डाइपोल होता है बेसिकली वहां पे, कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इसको अफेक्ट डालते, इसको अफेक्ट डालते तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लेके आते हैं। इसलिए जनरली जो आपको होमोलिसिस देखने को मिलेगा वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा होमोलिसिस था। अब हम बात करते हैं भाई हाइड्रोलिसिस की, कि हाइड्रोलिसिस की क्या कहानी रहती है, हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस आपका बेस तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 तरीके से हाइड्रोलिसिस हो सकता है। बॉन्ड 2 तरीके से ब्रेक होते हैं भाई। मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाली सिचुएशन लगाई, यहाँ पे कोई X एलिमेंट है, और एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे ये वाली लगाई कि यहाँ पे कोई Y एलिमेंट है। और अब हमें ये पता लग गया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। ठीक है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। तो क्या होगा भाई, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक होगा बेसिकली। क्यों ब्रेक होगा भाई? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यहां से भाई आपका होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन हो जाता है, जिससे कि इसके ऊपर आपका डेल पॉजिटिव आता है, और बॉन्ड ब्रेक करते तो परमानेंट ही पॉजिटिव आ जाता भाई। अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे बेसिकली X नेगेटिव बनेगा। इस टाइप का जो ये भी एक इंटरमीडिएट होता है भाई, और काफी फेमस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जो है बेसिकली कार्बोकैटायन बोला जाता है भाई। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपका sp2 होती है भाई। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 है। इस केस की सिग्मा सिग्मा हमेशा आपके sp2 हो, जरूरी नहीं है, कुछ केसेस चेंज वेंज हो सकते हैं, वो बाद की बातें हैं, सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Y की ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो Y की है वो आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू X। अगर ये ज्यादा है तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहा होगा, है ना, अगर ये क्या करेगा, सॉरी कार्बन की ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर है Y से, तो क्या रहा होगा भाई, ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से मूव हुआ होगा, और यहाँ पे बेसिकली कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डेल ना लेके नेगेटिव ही लिखो भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लस में यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, आपका Y पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये बना है इसको बेसिकली बोला जाता है कार्बन आयन। इसको क्या बोलते हैं भाई? कार्बन आयन बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बन आयन बोलते हैं। तो ये भी एक हमारा इंटरमीडिएट होता है, और इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। कुछ कंडीशन में sp2 भी जाएगी, कुछ कंडीशन में, लेकिन अभी के लिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लोन पेयर है। नेगेटिव चार्ज क्या है? ये बेसिकली लोन पेयर है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ पे शेयर किया, एक यहाँ पे शेयर किया, एक यहाँ पे शेयर किया, एक इस बॉन्ड में शेयर कर था। तो क्या किया, वो अपना तो लेके आया ही आया, साथ में उसका भी ले आया, तो लोन पेयर लग गया। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है भाई? sp3 हो जाती है। तो ये बात हमें पढ़ने को मिलती है। अब हम ना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका यूज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा टॉपिक्स में, वो है हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये देखो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले इसके नाम को ध्यान से पढ़ो कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इन ये जो इफेक्ट लगेंगे जो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करवाएंगे, है ना सर। कार्बन आयन जब डबल बॉन्ड के साथ रहेगा तो कॉन्जुगेशन में sp2 होगा। यस आशुतोष, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं कि क्यों होता है कार्बन आयन ऐसा, वो डिस्कस करेंगे हम रेजोनेंस के अंदर। रेजोनेंस आने दो, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट,
कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना है भाई। क्यों होना है भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट? कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो थ्योरेटिकली जब हमने चीजें समझनी है, आपको अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझना है, अगर आपको रिएक्टिविटी समझनी है, अगर आपको क्या समझना है भाई, बेसिकली और बहुत सारे फैक्टर समझने हैं, ठीक है। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, तो इन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस करता है, कितने तरीके से डिस्प्लेस करता है। तो इलेक्ट्रॉन भाई देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कई काम के लिए, हिंदी में लिख देता हूं भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, कई कामों के लिए, है ना, कई कामों के लिए, ना गलत लिख दिया भाई, है ना, यानी कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है भाई, है ना। मैं ये लिख देता हूँ बेसिकली मैनी एप्लीकेशन होते हैं भाई, बहुत सारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस करने की, डिस्कस करेंगे। और दूसरा भाई, अगर ये डिस्प्लेस होगा तो कैसे कैसे डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है ना। हिंदी लिखते तो ऐसा लगता है कि गलत ही लिख रहे, चाहे ठीक भी लिख रहे हो। अब ये बात करने की, ये कैसे कैसे डिस्प्लेस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट किस किस तरीके से हो सकती है बेसिकली। तो उसके लिए आपको 4 इफेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे बेसिक इफेक्ट है वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई बेसिकली, इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं भाई, आई इफेक्ट इसे बेसिकली बोला जाता है। सेकंड जो है आपका वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसी का दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, उसी का दूसरा नाम जो है बेकर-नाथन फार्मूला होता है, बेकर-नाथन स्ट्रक्चर होता है, बेकर-नाथन कंसेप्ट होता है। तीसरा जो बेसिकली है वो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, या फिर आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं। और फोर्थ जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। तो अब बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इन 4-5 तरीकों से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डिस्प्लेस तो होगा, वो इलेक्ट्रॉन किसी की, या तो किसी की भूख मिटाने जाएगा, या किसी को, है ना, एक्स्ट्रा पैसे देने जाएगा, यानी कि कोई ना कोई वो अपना काम करेगा, उसने अपना कर्म करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, अपना कर्म करना है। किसी को कमी है तो उसको पहुंचाएगा, किसी के पास ज्यादा है तो उससे लेके आएगा, ये काम चलता रहता है। अब वो कितने तरीके से हो सकता है, उसी को बोलते हैं भाई ये इफेक्ट। तो सबसे पहला इफेक्ट स्टार्ट करते हैं भाई, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट भी बेसिकली इसे बोलते हैं, आई इफेक्ट भी इसे बेसिकली। देखो यार, है ना, आप देखो, मैंने देखा है, एक चीज देखी मैंने, कि आपको एक बात सिंपल सी थी, उसको इतना घुमा फिरा के, बात तो वही है। मैंने कुछ टीचर को देखा कि वो जीओसी पढ़ा रहे थे, इतना घुमा फिरा के वही बात बताई जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूँ। उस इतनी बात बताने का कहीं पे यूज ही नहीं है। तो बच्चों को कंफ्यूज करना नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज में एंड साधारण तरीके से समझाइए, ताकि बच्चे का क्वेश्चन ठीक हो, बच्चे का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, है ना। इतनी बात बता के वही बात बताई, आधे घंटे में एक बात बतानी थी, है ना, वो घुमा फिरा के, है ना, वहां पे ले गए, वहां पे ले गए, वहां पे ले गए, और बात तो लास्ट में वहीं पे आई ना। तो है ना, पॉइंट टू पॉइंट से पॉइंट, अगर जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे चीजों को बच्चों को, उतनी ज्यादा वो टफ लगेगी, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो जनरेशन हुआ है बेसिकली, इंडक्टिव इफेक्ट आपको जो देखने को मिलता है, जो इसकी बेसिकली मेन थीम है, इसका जो बेस है इसका, वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपका इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपका इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके डेफिनेशन अगर देनी हो तो मैं ये कहूंगा, द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पार्शियल, है ना, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है भाई, यहाँ पे ये बात बोली गई कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड बेसिकली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, और वो भी वर्ड यूज किया गया पार्शियल शिफ्टिंग। परमानेंट शिफ्टिंग नहीं होती भाई, नोट कर लेना, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लग रही है क्या? क्यों हुई होगी शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हुई होगी। तो अगर आपसे पूछे कि रीजन क्यों हो रही है भाई, क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
भाई एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा होगा तो उसने उस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे, वहां पे डेल नेगेटिव आएगा। डेल का मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, परमानेंट नहीं आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो भाई इंडक्टिव फैक्ट का जो बेस होता है वो क्या होता है आपका, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अब देखो भाई जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। जो आपका आई इफेक्ट होता है वो दो टाइप से हो सकता है बेसिकली। एक जो आपका आई इफेक्ट होता है बेसिकली वो आपका माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बोलते हैं। इस माइनस का दूसरा जो वर्ड यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन्हें बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को या तो खींच रहा होगा, है ना, इस कार्बन की चेन के रिस्पेक्ट में, कार्बन की चेन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप लगाएंगे, वो ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या फिर इज एन परमानेंट इफेक्ट। यस अंकित, बिल्कुल परमानेंट इफेक्ट होता है अंकित, परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट और इनपरमानेंट का मतलब, नॉन परमानेंट का मतलब क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पहले तीनों इफेक्ट होते हैं ये आपका परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं भाई, आपका परमानेंट इफेक्ट होते हैं, परमानेंट लगते हैं ये तीनों, ठीक है। परमानेंट का मतलब मैं बताऊंगा। और ये वाला फोर्थ वाला जो है टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, कभी वो लगता है और कभी वो नहीं लगता। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखे, अगर आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखे तो वहां पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही लगेगा। यानी कि जो इसका बेस है उसको ये फॉलो कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखेगा तो ये वहां पे लगेगा ही लगेगा। इसी को बोला जाता है बेसिकली परमानेंट है। अब एक आपका होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है आपका यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट। दोनों के अलग अलग कर्म अलग अलग करते हुए रहे होंगे, है ना, तो दोनों की अलग अलग भूमिका रही होगी। तो ये है बेसिकली प्लस आई। इसे आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये कैसे बना हुआ भाई, यहाँ पे देखो मैंने लिया कि यहाँ पे कार्बन की चेन है कुछ इस प्रकार से, ये कार्बन की चेन है और यहाँ पे मैंने कोई एक एक्स ग्रुप लगा दिया है। और आपको पता है कि ये जो एक्स ग्रुप है ना, इसकी एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, बट सर फॉर बॉन्ड ई आई नॉट ऑपरेट्स, बट सर फॉर बॉन्ड ई आई नॉट ऑपरेट्स, क्या कह रहे हैं भाई, ई आई नॉट ऑपरेट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट नॉट ऑपरेट फॉर बॉन्ड्स। अच्छा 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 अच्छा। अब बट आफ्टर 4 कार्बन बोलो, 4 कार्बन के बाद या 3 कार्बन के बाद बेसिकली। देखो मैं समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ, रुको तो थोड़ा सा रुको तो सब कुछ समझाता हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि मैं पहले ही पॉइंट लिख दूं तो लिख देता हूँ भाई यहाँ पे। एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई भाई। दूसरा पॉइंट जो है बेसिकली इसका वो ये है कि आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है भाई दूसरा। तीसरा जो इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये कैसा होता है भाई, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये आपका डिक्रीज करता है। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ कि आई इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी डिस्कस करूंगा कि ऐसा होता क्यों, रीजन रहा होगा उसका। देखो भाई अगर इस एक्स के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो एक्स इस सिग्मा बॉन्ड को यानी कि इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा भाई, आपका डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे ये बताओ क्या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एज कंपेयर टू इसके पड़ोसी? इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है? यस। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये अपने पड़ोसी से मांगता, भाई थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे दे यार मुझे, है ना, मुझसे ना किसी ने उधारे मांग लिए हैं। इसको वैसे तो मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि ये आपका बॉय है या गर्ल है, आप जो भी मानो, इसका आप बॉय मान लो, इसका आप गर्ल मान लो। यहाँ पे अगर ये बॉय है तो इसको गर्ल मान लो, अगर ये गर्ल है तो इसको बॉय मान लो। दोनों के केस है ना। देखो होता क्या है भाई, मान लीजिए कि गर्ल ने बॉयफ्रेंड को कहा कि मुझे तो गिफ्ट चाहिए बढ़िया वाला, है ना, आईफोन 11 जो भी अभी रिसेंटली आया वो चाहिए। बॉय कहेगा यार मैं कहाँ से लाके दूं, या फिर बॉय ने मांग लिया लड़की से, है ना, कि मुझे तो बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, है ना, तो लड़की कहेगी इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। तो कुछ भी करके, है ना, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने अपना मनवा लिया है कि भाई देना ही देना पड़ेगा। और आप सभी को पता ही है ना, ये चीज ही कुछ ऐसी होती है कि देना पड़ता है,
ठीक है, या आप कोई बेस्ट फ्रेंड का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इसने इसको दिया भाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ खिसक गया, इसके जो पैसे थे, जो दोनों के पैसे थे इसकी तरफ खिसक गए, तो इसके पास कमी होगी। तो ये क्या कहेगा भाई, अपने किसी पड़ोसी से मांगेगा या अपने किसी खास बेस्ट फ्रेंड को कहेगा यार, है ना, क्योंकि सभी को तो ये बातें बताते नहीं हो, तो वो किसी बेस्ट फ्रेंड को कहेगा यार मेरे पास पैसे की कमी होगी यार, पैसा ही नहीं है तो आप मुझे दो ना थोड़ा सा पैसा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए ये भी क्या करता है, इसको डोनेट करता है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बेस्ट फ्रेंड के पास भी कमी होगी तो उसका बेस्ट फ्रेंड मांगेगा और किसी से मांगेगा, है ना। तो ये चेन बस यहां तक देखा जाता है कि ऐसे होता है। अब जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ ना आपका, ये जो डेल नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे डेवलप हुआ ना, ये सब किसके इक्वल है भाई, आपका जो डेल पॉजिटिव था प्लस में जो आपका डबल डेल पॉजिटिव था प्लस में जो आपका डेल ट्रिपल पॉजिटिव था, क्योंकि ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज है ना ये इस अकेले इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डेवलप हुआ है। समझ में आई बात। तो बेसिकली इस जो जी ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पे, या जो आपका यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ था, अगर मैं इस ग्रुप को क्या बोलता हूँ, ये जो एक्स ग्रुप लगा हुआ था, तो इसने इस चेन से इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की चेन से क्या कर लिया है, इसने इस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। अगर ऐसा कोई करता है कि सिग्मा ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कार्बन की चेन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ऐसा कोई भी ग्रुप जो आपका कार्बन जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू, या बेसिकली तो वहां पे इसको बोला जाता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इसको बेसिकली क्या बोला जाता है कि ये आपका माइनस आई ग्रुप है भाई। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आई बात समझ, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का कंसेप्ट क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ क्यों किया, उसका मतलब ये है कि वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ पाए मेरी बात। इसको माइनस आई इफेक्ट बोला जाता है। कौन कौन से ग्रुप माइनस आई शो करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा बेसिकली यहाँ पे क्या है प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा भाई, सभी बच्चे बताएं एक बार कमेंट करके, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है आपको। दूसरा क्या होता है भाई, देखो ये कार्बन की चेन लगाई मैंने ऐसे, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे बेसिकली मैंने कोई वाई लगा दिया, वाई ग्रुप लगा दिया, और अब आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई। तो अब क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेल नेगेटिव, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खींचे, इसी प्रकार ये डबल डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रिपल डेल नेगेटिव आ जाएगा। और लगभग देखा जाता 3 कार्बन के बाद ये काम नहीं करता है, 3 या 4 कार्बन आप बेसिकली मान सकते हो, ठीक है ना, 3 या 4 कार्बन के बाद ये काम। हाँ जी सर समझ आ रहा है, ओके। ज्यादा बेसिक तो नहीं है ना, कभी ये लगे कि बिल्कुल सर तो बेसिक पढ़ाने लगे, बहुत बेसिक। भाई अभी टाइम है तो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं, तो मैंने ना जीओसी को 2 लेक्चर में खत्म कर दिया, ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस वालों के लिए सिर्फ 2 लेक्चर में खत्म कर दिया जीओसी को, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये बात समझ में। अब इस ग्रुप को बेसिकली क्या बोलेंगे यार, सर समझ में आ रहा है, ऐसी जीओसी हो जाएगी। देखो यार लेक्चर तो क्या पता 20-30 लेक्चर लग जाए, लेकिन ऐसे जीओसी हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कहीं का भी, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिकली होता है, ये वाला जो ग्रुप, इसने क्या किया, इसको बेसिकली इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और इसको बेसिकली बोला जाता है प्लस आई ग्रुप। क्या बोला जाता है भाई, प्लस आई ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। अब इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमें कैसे पता लगेगा जी कौन माइनस आई और कौन प्लस आई है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए भाई पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है ना, बेसिकली ऑर्डर ऑफ, इसको हम बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे। सर जीओसी के कितने लेक्चर होंगे भाई, जीओसी बेसिकली मैं आपको पूरी बता कैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे कि जीओसी तो पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा। तो 30+ लेक्चर लगेंगे, 30+ लेक्चर होंगे इन तीनों टॉपिक्स के, 30+ लेक्चर, ठीक है। सर 3-4 कार्बन के बाद क्यों नहीं करता है, देखो भाई 3-4 कार्बन के बाद इसलिए नहीं करता है
अरे इसने मान लो इसने इससे 100 रुपए लिए थे, देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये 3-4 कार्बन के बाद क्यों नहीं लगता, ये बात कही भाई। मान लिया कि वाई ने क्या किया, ये बेसिकली वाई एक्स का कोई चक्कर नहीं, इसने 100 रुपए लिए, तो 100 में से 50 तो इसके पास थे, ठीक है, 50 इसके पास थे, 25 इसके पास थे, ठीक है, और 12.5 इसके पास थे और 12.5 इसके पास थे। अब 100 के 100 कंप्लीट हो चुके हैं, समझ पाए ना। यानी कि ये जो एलिमेंट होता है ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि ये लास्ट तक के इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, इतना कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई इतना होता नहीं है कि इतना, ये बेसिकली रीजन इसका। सर आपका क्रैश कोर्स जैन 20 वाला क्या जबरदस्त था, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे उसको, 2 मंथ में टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और काफी इफेक्टिव भी थी वो भाई, वो काफी इफेक्टिव थी, जैसे काफी चीजें करवाई तो वो डायरेक्ट पूछ भी गई थी एग्जाम में, ठीक है। लेकिन इस बार पेपर ही बहुत ऊट पटांग बनाया, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि 2 टॉपिक मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में करवाए थे, एक स्टीरियो केमिस्ट्री एंड एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उनमें से एक टोटोमर वाला क्वेश्चन जो किसी से नहीं हुआ होगा उसको छोड़ दे तो सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रो के मिला लो, और इलेक्ट्रो के भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछो, और स्टीरियो को पूछी। जिन बच्चों ने मेरे वो दोनों लेक्चर देखे थे ना, वो तो मजा आ गया उनका, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो इफेक्ट कम हो जाएगा, ये सही बात है। तो बेहतरीन है भाई, आपको मैं सारे ही टॉपिक इतने डिटेल में करवाऊंगा कि आपके एग्जाम में, क्योंकि उनको सारे डिटेल में नहीं करवा पाया था मैं, ठीक है, तो बहुत बेहतरीन करवाऊंगा भाई, देखना मजा आ जाएगा आपको, होगी जी बहुत ही मजा आ गया, सारी असाइनमेंट सोल्व हो रही, सब कुछ सोल्व हो रहा है। अब बात करते हैं भाई माइनस आई इफेक्ट की, ठीक है, माइनस आई ग्रुप की बात करते हैं भाई कौन कौन। तो यार पहले तो आप बेस समझना कि बेस क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको रट्टा कितनी चीजों का मारोगे, रट्टा लगेगा ही नहीं इतनी चीजों का, समझ के करोगे तो याद रहेगी। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसके पास क्या होगी भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी किसके पास होगी, कमी किसके पास होगी, कमी का कैसे पता लगता है, तो कमी का हमें ऐसे पता लगता है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का कैसे पता लगेगा भाई, ऐसे बोल सकते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ठीक है। उसके बाद भाई जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का तो साफ साफ ये मतलब है भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया कब होगा उसके पास, पॉजिटिव चार्ज जब आया होगा ना, जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, तो खुद के पास तो कमी हो गई होगी, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, ठीक है, या फिर आपका क्या हो, जो बहुत ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो बेसिकली आपका क्या शो करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ग्रुप लगा होगा उस चेन से, ये कार्बन की चेन मान लो, यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा हुआ हो ये किसी अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो, तो वो भी शो कर सकते हैं आपका माइनस आई ग्रुप। अब आई बात समझ में आ रही है बात। अब देखो इसको बात करते हैं, बेस से चलते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो है आपका NF3 पॉजिटिव। कौन भाई, NF3 पॉजिटिव आपका सबसे अच्छा, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब कहोगे जी OH क्यों नहीं है, OH पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो NF3 पॉजिटिव है ये सबसे ज्यादा शो करता है। इनके अलावा और भी बहुत हो सकते हैं भाई, कभी इस पे कंपटीशन लगा दो, लेकिन आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको चीजें आने लग जाएंगी, ठीक है। NF3 हो गया, उसके बाद आपका जो है NR3 हो गया, ये जो कॉमन यूज होते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, NR3 हो गया। उसके बाद जो बेसिकली आपका NH3 हो गया, है ना, NH3 हो गया भाई, ये भी आपका क्या शो करता है। उसके बाद जो बेसिकली है आपका NO2 हो गया भाई, NO2, है ना, न्यूट्रल की बात करोगे तो NO2 हो गया, है ना। इस टाइप से आपका बहुत सारे ऐसे के जो कि आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ये ऑर्डर लिखवा देता हूँ भाई माइनस आई का, है ना, जो आपके बार बार यूज होते हैं उनका ऑर्डर मैं लिखवा देता हूँ। अब आपको ये याद नहीं रखना है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, देख लेना भाई। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया भाई, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है। उसके बाद जो बेसिकली सर OF2 पॉजिटिव देखते हैं या हो सकता है, देखते हैं। उसके बाद देखो C डबल बॉन्ड O, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद आपका ये OF2 कभी भी यूज नहीं करता भाई,
ठीक है। OF2 कभी भी यूज नहीं किया जाता है अभी ने, है ना। जो यूज होते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता हो उसके बारे में थोड़ा सा। कहा तो ज्यादा होता है NF3 से, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, मैं मानता हूँ आपकी बात। उसके बाद जो बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, हेलोजन्स आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ये बेसिकली ये किसी के साथ लगे होंगे, ब्रोमीन आ गया भाई। उसके बाद बेसिकली आपका आयोडीन आ गया। उसके बाद देखना भाई, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे OH एंड OR में से, ये बात थोड़ी सी ध्यान में देखना, बहुत सारी बुक्स में ये इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ भाई, गलत लिखा हुआ। ये OR हो गया बेसिकली और ये आपका OH होगा। मैंने क्या बोला है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, OR की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका यूज होगा भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेसोमेरिक में भी यही काम आएंगे आपको चीजें। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद जो बेसिकली आपका NH2 होता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या होता है भाई, आपका NH2 होता है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिकली आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद जो आपका ट्रिटियम होता है भाई, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, तो ट्रिटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और हाइड्रोजन। तो ये सारे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकाले जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज वाला, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो साफ साफ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है। वो तो साफ साफ इस पॉइंट को बता रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है। उसके बाद देखो ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल डेल पॉजिटिव बन रहा होगा। उसके बाद ये वाला अनसैचुरेटेड बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेसिकली यहाँ पे भी आपका डेल पॉजिटिव आया हुआ, यहाँ पे भी आपका डेल पॉजिटिव आया हुआ, यहाँ पे भी आपका डेल पॉजिटिव आया होगा। ये है ही खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल नेगेटिव, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सर NH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों? अरे NH2 कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना आशुतोष, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जो आपका सिंगल कार्बन कार्बन की चेन होती है ना, उससे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है NH2 की, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे, ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब कहोगे जी sp तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने अभी बताई थी, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि sp जैसे जैसे s करैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। समझ पाए? ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है भाई, ट्रिटियम ज्यादा शो करता है, फिर ये वाले। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट है जो कि आपका, अब है ना, इस पॉइंट में डाउट है कि कितने बच्चों को इस पॉइंट में डाउट है भाई, इसका रीजन समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका रीजन समझ लेना, क्योंकि काफी बुक में OH का लिखा हुआ है, काफी बुक में क्या लिखा हुआ है, OH का लिखा हुआ है कि OH का ज्यादा होता है, लेकिन OH का ज्यादा नहीं होता। वो समझना इस पॉइंट को, काफी बेहतरीन पॉइंट है भाई। देखो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, क्या मैं इस R को CH3 लिख सकता हूँ? यस। ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, क्या मैं इसको H हाइड्रोजन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। चलिए भाई, अब देखो यार क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपका 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपका 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपका 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपका 2.5, 2.1। अब देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हमारा 1 का है भाई। अगर आप यहाँ पे बात करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 का है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.4 का है। कितने का भाई? वो 1.4 का है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या यहाँ पे आपका ज्यादा डेल नेगेटिव डेवलप हुआ होगा? ज्यादा डेल नेगेटिव डेवलप हुआ होगा। यस, सही है, बिल्कुल सही है। अभिनय सही कह रहे हो आप, अभिनय ने जो लिखा वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है। COR उसके बाद आता है, ठीक है, ये डेल नेगेटिव। और यहाँ पे जो डेल नेगेटिव आएगा वो उतना नहीं आएगा। देखो इसको मैंने जानबूझ के डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा भूख है या इसको इलेक्ट्रॉन? देखो अगर यहाँ पे डेल नेगेटिव ज्यादा है तो डेल पॉजिटिव कम है। बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी कम है एज कंपेयर टू CH3, जहां पे CH3। समझ पा रहे हो? ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई,
काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बुक में इसको गलत लिखा हुआ है, ठीक है। देखो और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे क्या डेल पॉजिटिव ज्यादा है, डेल पॉजिटिव ज्यादा है, और डेल पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है। तो इस कारण से हम मुझे बताओ कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करेगा। तो भाई आपका OCH3 आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये वाला बात याद रखना कि OR का -I इफेक्ट ज्यादा होता है OH से, क्योंकि काफी बुक ने ये लिखा हुआ है कि ये जो R है ना, ये CH3 ये आपका क्या लगाएगा, इसका है ना +I इफेक्ट लगाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेना कम हो जाएगा। लेकिन बेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। बेस क्या होता है सर, आइसोटोप्स का कंपैरिजन थोड़ा बताना भाई। आइसोटोप का तो कंपैरिजन बेसिकली कुछ नहीं है, इसका मास ज्यादा होता है बेसिकली, है ना। ट्रिटियम जो है इसका मास ज्यादा होता है, इसके ऊपर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आइसोटोप क्या बोला जाता है, जिनमें आपका क्या होते हैं सेम नंबर ऑफ, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका कोई खास रीजन नहीं है, आपको बस ये याद ही रखना है कि ट्रिटियम ज्यादा शो करता है, उसके बाद ना बड़ा थोड़ा सा मास ज्यादा होता है, इस तरीके से इसको बोल दिया जाता है, बस कोई और रीजन नहीं होता इसका, ठीक है, आइसोटोप का। तो ये थी बात भाई। अब आपको ये याद रखना भाई, काफी बार डायरेक्ट आपसे -I का ऑर्डर भी पूछ लेगा, +I का ऑर्डर भी पूछ लेगा। तो ये -I का ऑर्डर था जो मैंने आपको करवाया, और अब हम बात करते हैं +I के ऑर्डर की, कि +I का ऑर्डर कैसे होता है। तो +I इफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, इनको समझ लेना भाई ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। +I इफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, क्योंकि जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना, वो क्वेश्चन को करना सीख लेगा काफी बेहतरीन तरीके से। मास का कंपैरिजन कैसे करेंगे इंडक्टिव से, देखो यार मास का कंपैरिजन तो नहीं बोल सकते, देखो इसको बेसिकली क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगा लो यार, आप कुछ भी लगाओ कि इस तरीके से देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंट। अब देखो यार इसमें अगर बात करें, इसका 3 हो गया, ये हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ओके सर क्लियर हो गया। तो बेसिकली 3 इनमें देखा जाता है, जैसे न्यूक्लियस के ऊपर भी देखते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर किसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है ना, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा तो न्यूक्लियस पे आपका बेसिकली, तो इस तरीके से ये चीजें निकाली जाती है। थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटली जो भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट की +I की। +I कौन सो करेंगे, +I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देना होता है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, है ना, कौन देगा, वो देगा जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, जो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, या बेसिकली और क्या रहा होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा होगा, सॉरी लेस नहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखेंगे बेसिकली, जो मतलब अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में ऐसा, यानी कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, है ना, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट। सर TDH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दीजिए ना यार, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो मैंने थोड़ा सा आपको बताया, इसके पीछे कुछ अलग ये रीजन लगेगा, ठीक है आशुतोष, वो मैं देख के बताता हूँ आपको कि क्या है कि क्यों इसका -I ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये 10 चीजें रिवर्स जाएंगी हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये ऑर्डर बताया है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगी समझ में, इंतजार करो थोड़ा सा। तो ये बातें अब यहाँ पे कौन कौन सो करेंगे भाई, तो देखो सबसे अच्छा जो है आपका बेसिकली हम बात कर सकते हैं CH3 नेगेटिव जो है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज काफी अनस्टेबल होता है। उसके बाद जो है आपका NH2 नेगेटिव जो है, उसके बाद जो बेसिकली O नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज, है ना, जो भी आपके नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज है वो सारे क्या शो करते हैं भाई, आपका वो वाले हो गए भाई। उसके बाद जो बेसिकली आपका है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया भाई, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया, वो मैं गलत लिखवा गया यार आपको, सही कहा आपने, ये मैंने गलत लिखवा दिया भाई, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है ना। वो बेसिकली -I का ऑर्डर ये नहीं होता भाई, -I नहीं शो करते बेसिकली ये, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे नहीं आएगा ये पॉइंट, ये +I में आता भाई, ये पॉइंट ही गलत लिखवाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट ही गलत लिखवाया, सॉरी,
हाँ वो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन है भाई, ये गलत लिख दिया था मैंने, वो प्लस आई के केस में होता है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये बात हमें देखने को मिलती है भाई, उसके बाद हमें देखने को मिलता है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, जो सबसे ज्यादा यूज होगा। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। उसके बाद हमें देखने को मिलता है CH3। उसके बाद हमें जो देखने को मिलता है वो T देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है, सॉरी प्लस आई शो करते हैं भाई, ये गलत लिखा था मैंने वहां पे, ये आता, इसका रीजन है यहाँ पे ये प्लस आई क्यों शो करते हैं, इसका रीजन है कि ये प्लस आई ऐसे, तो इसका रीजन ये होता है कि जो ये CH बॉन्ड होता है ना, इसमें आपका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। क्या, ये आपका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, तो ये वाला जो बॉन्ड है आसानी से आपका ब्रेक हो जाता है या आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट। सर यस, वो प्लस M प्लस I में आता है, ये डाउट था। हाँ तो सही कहा आपने, मैं बस मेरे माइंड में नहीं रही वो, कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो इसकी वजह से ये रीजन दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे हैं भाई जो आपका देखो, अब ये वाली बात है, ठीक है, ये वाली बात है। अब यहाँ पे समझना कि CH3 नेगेटिव का ज्यादा क्यों है, तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उसको नोट बना के लिख लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो, है ना, वो काफी जगह यूज करेंगे। तो 2 पॉइंट में लिखवा रहा हूँ कि अगर, है ना, इफ द एलिमेंट आर ऑफ अ पीरियड, पता नहीं इंग्लिश कैसे लिख रहा हूं मैं हिंदी में भी बता दूंगा कि अगर आपके एलिमेंट एक पीरियड के एलिमेंट है, then we consider electronegativity। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊं, then we consider electronegativity। फिर हम किसको कंसिडर करते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर करते हैं। क्या मतलब है भाई इसका, मतलब अभी बताऊंगा भाई मैं, क्योंकि जब वो पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, तो साइज में इतना बड़ा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखने को मिलता है। जब वो एक पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो साइज में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता जितना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल आपका ये है कि CH3 नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे आपका NH2 नेगेटिव है, यहाँ पे आपका OH नेगेटिव, तो ये सारे किसके हैं, एक आपका पीरियड के एलिमेंट। तो यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कब और क्यों कंसिडर करेंगे जी, उसका मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब सेम पीरियड एंड सेम ग्रुप होगा, ठीक है, और सेम नहीं भाई। और जब इफ, अगर वो एक क्या हो, इफ द एलिमेंट्स आर ऑफ, इफ द, अच्छा इंग्लिश बता रहे हो क्या मुझे, ऑफ सेम पीरियड एंड सेम ग्रुप होगा, अच्छा तो पता नहीं यार, जो भी है, ठीक है। इफ एलिमेंट्स आर ऑफ ए और ऑफ ए ग्रुप, कि वो एक ग्रुप के एलिमेंट हो, तो वहां पे जो कंसीडर किया जाता है देन कंसीडर साइज। ये काफी गोल्डन पॉइंट है, देन कंसीडर साइज। वहां पे किसको कंसीडर करना भाई, साइज को कंसीडर करना। किसको कंसीडर करना, साइज को। ये काफी हाईलाइटेड एंड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करना और यहाँ पे साइज को कंसीडर करना, क्योंकि ग्रुप में साइज का ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप में साइज का ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई बात समझ में। अब इसका मतलब क्या भाई, मुझे इसका मतलब ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या होता है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कौन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है वहां पे, ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है भाई, ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है भाई ऐसा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल क्यों होता है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। अब देखो भाई, कोई डाकू है, उसके हाथ में क्या चीज शोभा देगी, कोई डाकू है या कोई लुटेरा है या कोई किसी की हत्या करता है, तो उसके हाथ में क्या चीज शोभा देगी, ये चीज शोभा देगी या तो बंदूक हो या कोई हथियार हो, क्योंकि उसका काम क्या है, उसका काम है लोगों का कत्ल करना, उसका काम है लोगों को लूटना। तो उसके चीज में तो आपका क्या शोभा देगी, बंदूक शोभा देगी, है ना। वही मैं कह रहा हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अच्छा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कैसा चार्ज अच्छा होता है भाई, तो पॉजिटिव चार्ज अच्छा होता है। कैसा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि भाई उसका काम नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना। तो अगर आप एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हो, यानी कि डाकू के हाथ में फुल दे देते हो, है ना,
क्या कर देते हो, एक डाकू के हाथ में, एक लुटेरे के हाथ में अगर आप फूल दे दोगे तो बड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, वो उस फूल को फेंकने की करेगा, यार हटाओ इस फूल को, है ना, मुझे तो मेरी बंदूक दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, उसके बिना तो मेरा कुछ है नहीं, पुलिस वाले मार देंगे, यानी कि काफी अनस्टेबल स्टेट होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, एंड आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपका पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इस बात को कब देखना है, इस बात को जब देखना वो एक पीरियड के एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे भाई, जब वो पीरियड के एलिमेंट होंगे, जब वो पीरियड के एलिमेंट होंगे, जब आप इस चीज को देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब कंसिडर करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आपको बताया जा सकता है वो ये वाला बताया जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आपको बताया जा सकता है कि वो साइज, ठीक है, साइज का क्या मतलब होता है। तो भाई देखो, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन बिगर साइज एलिमेंट, बिगर साइज, बड़े साइज पे ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज बड़े पे ज्यादा स्टेबल होता है, बड़े साइज का मतलब जिसका बड़ा साइज होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है आपका ऑन स्मॉल साइज, ऐसा बेसिकली लिख देते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। तो अगर वो ग्रुप के एलिमेंट हो तो साइज को कंसीडर कर लेना, अगर वो पीरियड का एलिमेंट हो तो किसको कंसीडर कर लेना भाई, वो पीरियड के एलिमेंट हो तो किसको कंसीडर कर लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इसलिए मैंने ये बात बोली थी कि CH3 नेगेटिव जो है बेसिकली ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग शो कर रहा है, क्योंकि हमने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। क्योंकि हाँ, H या H पॉजिटिव स्टेबल होगा सर, H या H पॉजिटिव स्टेबल होगा, बड़ी दुविधा वाली बात पूछ ली। H पॉजिटिव तो हाईली, भाई देखा जाए तो हाईली अनस्टेबल होता है। H पॉजिटिव, H ज्यादा स्टेबल होगा H कंपेयर टू H पॉजिटिव। H पॉजिटिव होने का मतलब समझते हो, H पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आपने उसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो वो तो काफी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है ना, तो समझ पाए, मेरे हिसाब से H पॉजिटिव ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अकेला H पॉजिटिव कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब वो अलग फिनोमिना है, वो अलग पॉइंट में बताऊंगा। तो ये बात समझ पाए भाई, तो ये बेसिकली हमने बात की भाई -I इंडक्टिव इफेक्ट की। कल हम इसकी किसके बारे में जानेंगे भाई, कल हम जानेंगे बेसिकली आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कल किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कैसे कंपेयर करेंगे +I और -I पे, नहीं कंपेयर किया जा सकता रुचिता। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना अलग अलग तरीके से, जैसे अल्कोहल और फिनॉल में कंपैरिजन करते हैं, है ना, वो अलग रीजन होता है, वो अलग रीजन है। इलेक्ट्रो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रीजन नहीं होता है इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो देखते हैं वो बेसिकली और फैक्टर की तरीके से देखते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, इंडक्टिव से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और कोई डाउट हो इस क्लास के रिगार्डिंग तो पूछ लो भाई, और कोई अगर आपको डाउट है इस क्लास के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इस क्लास के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं, कल हम डिस्कस करेंगे। H मेटल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता शायद, इसलिए न्यूट्रॉन मोर स्टेबल होना चाहिए। कुछ भी रीजन लगा लो यार, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता वैसे, मतलब आपकी मतलब ठीक है आपने पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मतलब है ना ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, वहां पे शायद इस पॉइंट का हमें सही जवाब मिल पाए, ठीक है भाई। चलिए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आगे की बातें। चलिए, जब तक एंजॉय करिए। OH एंड ORC कौन सा प्लस नहीं शो करेगा भाई, है ना, ये नहीं शो करते भाई ज्यादातर। OH आपका -I फैक्ट शो करता है, क्यों, क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। OH एंड OR आप में से +I फैक्ट शो नहीं करते हैं, OH एंड OR -I फैक्ट शो करते हैं जगराता, ठीक है, वो क्या शो करते हैं, -I फैक्ट शो करते हैं, वो +I शो ही नहीं करते, ठीक है, समझ पाए। हाँ, O के ऊपर नेगेटिव हो वो शो कर सकता है क्योंकि वो लोन पेयर बेसिकली, ठीक है। चलिए भाई,
ये एक और स्पेशल इफेक्ट शो करते हैं मैजोमेरिक, तो आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी। गुड नाइट।